हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं और यह एक नया टॉपिक लेके आया हुआ हूं जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से यह वीडियो बनाया जा रहा है और आप लोगों को इसमें हृदय से और फेफड़े से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी वन लाइनर में बताया जाएगा और इसके वन लाइनर के क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम से पर्पज़ से ही हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता हूं, ताकि आप लोग अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तब आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और हमारे वीडियो को आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो आज का मानव हृदय के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। जो मानव हृदय है, एक मानव हृदय मोटे तौर पर एक बड़ी मुट्ठी के आकार का होता है। दोस्तों, यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है, यानी उसका चित्र जो होता है हार्ट का वो बंद मुट्ठी के समान होता है, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं इसमें इमेज में। हृदय का वजन जो पुरुषों में होता है 10 से 12 औंस होता है, यानी कि इसमें 280 से 340 ग्राम दिया गया है, लेकिन एक नॉर्मल देखा जाए तो 250 से 300 ग्राम तक होता है। और महिलाओं में 6 से 10 औंस यानी 230 से 280 दिया है, लेकिन इसमें 250 से 300 ग्राम होता है। अगला है हमारा, नवजात शिशुओं के दिल वयस्क के दिलों की तुलना में अधिक तेज धड़कते हैं दोस्तों। लगभग 70 से 190 बीट प्रति मिनट इनका हार्ट बीट रहता है। इसकी बाहरी दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम कहते हैं दोस्तों। और हृदय प्रति दिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है और प्रतिदिन शरीर में 2000 गैलन रक्त को पंप करता है दोस्तों। एक वयस्क का दिल प्रति मिनट 60 से 80 बार धड़कता है और हृदय छाती के केंद्र में स्थित है, जो आमतौर पर थोड़ा बाएं और ओर रहता है। जो कोरोनरी धमनियां होती हैं, हृदय की सतह पर पाई जाने वाली रक्त वाहिनियां होती हैं और हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, ये हृदय के हैं और हृदय के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो होता है वो हृदय होता है। और हृदय क्यों होता है? क्योंकि यह प्रक्रिया मानव जीवन निरंतर चलती रहती है। इसी कारण हृदय को सबसे व्यस्त अंग कहा जाता है। और हृदय की सबसे बाहरी जो परत होती है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। और हृदय मांसपेशी को कहते हैं, तो इसको जानते हो दोस्तों क्या कहते हैं? इसे मायोकार्डियम कहते हैं। याद रखिएगा, हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो मायोकार्डियम कहते हैं दोस्तों। और इसमें जो होता है दोस्तों, वो जैसे अगर ब्लड बैंक की तरह भी कार्य करता है तो प्लीहा होता है, उसका अलग होता है। लेकिन जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं और मानव में जो समान धड़कन दर होती है दोस्तों, वो हमारे शरीर में कितना होती है? 72 बार प्रति मिनट क्या होता है? समान धड़कन होती है मानव में। लेकिन एक वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज होता है, कितना होता है? 70 से 80। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। अगर हम हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट का सबसे मजबूत जो चेम्बर होता है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि वह मानव शरीर में जितना भी रक्त होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाह करता है दोस्तों। और इसको जो राइट और लेफ्ट को 2 भागों में बांटता है उसे सेप्टम बोलते हैं दोस्तों। और सेरस नाम का एक फ्लूइड होता है जो रक्त हार्ट के चैम्बर में रहता है।
और अरोटा जो होता है महाधमनी बोलते हैं दोस्तों, जो पूरे शरीर को रक्त को पहुंचाता है इसी महाधमनी के कारण। दोस्तों आप लोगों के लिए वन लाइनर बोले थे कि क्वेश्चन रहेगा, तो वन लाइनर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। जो स्वस्थ मनुष्य रक्तदाब होता है 120 से 80 mmHg सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है, यानी सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है दोस्तों। तो अभी आप लोग को मैंने बताया था सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बारे में, जो आप लोग को आगे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और अगर हम बात कर लिए कि जो सिस्टोल होता है एक बार होता है, डायस्टोल भी होता है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहाँ पर होता है, तो हृदय में होता है दोस्तों, इसको याद करिएगा आप लोग। अगला है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का क्या होता है, पीला होता है। किसके कारण, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो हमारा यूरिन या बाथरूम होता है उसका रंग क्या होता है, पीला होता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। और प्रतिदिन मानव 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन बाथरूम यानी यूरिन के रूप में पानी को बाहर निकालता है, यानी 1500 से 2 लीटर तक, यानी 1500 ग्राम करें या 1.5 लीटर बोलें। ओके दोस्तों, अगला है एलिसा टेस्ट जो होता है। एलिसा टेस्ट जो होता है वो HIV के है और एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा, एलिसा टेस्ट के द्वारा एड्स का पता लगाया जाता है। और एक और होता है वेस्टर्न बेल्ट होता है जो एड्स की पता लगाता है। अगला है क्वेश्चन, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है दोस्तों, क्योंकि टिटनेस होने से हमारा पूर्ण रूप से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है हमारे माइंड से। और अगर तंत्रिका तंत्र का अगर जोड़ों की बात कर लिया जाए अगर मस्तिष्क में, तो 12 जोड़ी होती हैं और स्पाइनल में 31 जोड़ी होती हैं। अगला है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत यानी कि ब्लड का औसत क्या होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है दोस्तों शुद्धिकरण। और किडनी का जो वेट होता है 140 से 150 ग्राम तक होता है दोस्तों। यह इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज़ से। और किडनी में ही ब्लड क्या होता है, शुद्ध होता है, उस वहीं से यूरिन का यानी कि जो हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ हैं उत्सर्जन करके उसे क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है बाथरूम के रूप से, यानी मल मूत्र के रूप से बाहर निकालने का काम कौन कराता है, किडनी कराता है। इसलिए किडनी हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग में गिना जाता है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क की सतह में स्थित होता है और इसका जो वेट होता है 0.5 ग्राम तक होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों, तो यह यकृत होता है। ये इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज़ से, क्योंकि यकृत का जो वेट होता है 1.5 kg तक होता है और यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अगर ग्रंथि की बात करें तो यकृत ग्रंथि होती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। ये इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, शरीर में मधुमेह हो जाता है रोग, जिसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। उसमें कोई भी मीठा चीज़ नहीं खाते हैं, नहीं तो ये बढ़ जाता है। ये पेनक्रियास से स्रावित होता है दोस्तों। इसमें कम ज़्यादा होने से इसका औसत आप लोगों को डायबिटीज हो जाने का खतरा रहता है। अगला है वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना में बनता है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, जो हम लोग देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब होता है, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारे आँखों में, और यह रेटिना इसको क्या करता है, उल्टा बनाता है। जो छाया चित्र होता है उल्टा बनाता है, इससे आँखों का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है इसलिए। और आँख का जो भाग दान किया जाता है उसे कार्निया बोलते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। अगला है नेत्रदान में आँख के कार्निया को क्या किया जाता है, दान किया जाता है दोस्तों। अगर कोई भी
मनुष्य या दान करना चाहता है, जीते जी अपने आप को, अपने अंगों को डोनेट कर देते हैं। जैसे अभी हमारे फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी ने अपने आँखों को भी दान कर दिया है कि हमारे मरने के बाद हमारी आँखें दान कर दिए जाएंगे। अगला है त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी भी मिलता है, लेकिन इसका जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं। हमारी त्वचा पे जब पड़ती हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कैंसर का होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जो सूर्य विटामिन डी होता है, आप लोग प्रातः काल में जब सूर्य उगता है तब उसका जब प्रकाश लिया जाता है तब हमको विटामिन डी मुख्य रूप से प्राप्त होता है। ये नहीं कि आप लोग धूप में जाके बैठे हैं कह दें कि हमको विटामिन डी प्राप्त हो रहा है, तो ये गलत है। आप लोग प्रातः काल उठिए और विटामिन डी को प्राप्त करिए। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है दोस्तों। जो बोमन कैप्सूल होता है दोस्तों, यह यूरिन को, यानी कि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो जब छानता है तो बोमन कैप्सूल के द्वारा हमारे शरीर से उसको बाहर छाना जाता है, और यह किडनी का एक भाग है जो उसको छानने में मदद करता है और यूरिन को बाहर निकालता है। अगला है सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, यह सिरोसिस बीमारी होती है जो लीवर में, या हेपेटाइटिस बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, ये सब क्या करते हैं, लीवर को प्रभावित करते हैं। और ये सब वायरस टाइप्स के होते हैं और यह लीवर को सूजन आ जाता है लीवर में, ये सब प्रक्रिया होती है। अगला है एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, अब कल आप लोगों को बताया गया था हीमोग्लोबिन, अगर आप लोग नाम सुने होंगे। हीमो का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। इसी प्रकार एक एल्ब्यूमिन होता है जो रक्त का एक प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में क्या रहता है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, हमारे शरीर में 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, पानी दोस्तों, और 90 से 91% तक क्या होता है, पानी पाया जाता है प्लाज्मा में। अगला है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन्स हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो यह हार्मोन्स है और हृदय की जो समस्याएं होती हैं उसे क्या करता है, दूर करने में मदद करता है। 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक क्या शामिल करना चाहिए, प्रोटीन को शामिल करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है दोस्तों, यह हमारे मसल्स को डेवलप करने का काम करता है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपके हर एक एग्जाम में पूछता है प्रोटीन का क्या काम होता है। यह हमारे मसल्स को डेवलप यानी ग्रोथ करने में मदद करता है, इसलिए प्रोटीन चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे को अक्सर खिलाया जाता है ताकि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो सके। अगला है पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। तो दोस्तों सही है, हमारा भोजन सबसे ज़्यादा, या जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में पचता है दोस्तों। तो जो छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर होती है, यानी 6.50 मीटर होती है, और छोटी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। ड्यूडेनियम, जूलियम और इलियम 3 भागों में इसको बांटा गया है छोटी आंत को, और मुख्य रूप से जो हमारा भोजन अवशोषित होता है वो छोटी आंत में ही होता है दोस्तों। और छोटी आंत में ही जब भोजन पच जाता है तो उसमें का जो पोषक तत्व होता है वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पज से। अगला है कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है दोस्तों वो हमारे हड्डियों में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है, दूध है, इन सभी चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाया जाता है। अगर इनकी कमी से हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों। जैसे अगर बुजुर्ग लोगों की बात कर लिया जाए तो बुजुर्गों की हड्डियां क्या होती हैं, कमज़ोर होती चली जाती है। एक अवस्था आती जाती है तो अवस्था के अकॉर्डिंग हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं, और किसके कमी से होती हैं, कैल्शियम
फास्फोरस की कमी से होती हैं। अगला है, हमारे शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, अग्नाशय से आप लोग को बताया था भी कि इसके जो पेनक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं, जिसमें से इंसुलिन स्रावित होता है, कम ज़्यादा से मधुमेह होने की खतरा रहती है। और यह पाचन करता है एमाइलेज, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन और वसा का पाचन करता है दोस्तों। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज जो होता है वसा को पचाता है। दोस्तों, यह अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, यानी कि ये क्या है, एंजाइम है दोस्तों, एंजाइम है। एंजाइम भोजन को पचाता है, हार्मोन्स क्या होता है, यानी कि आप लोग को उत्तेजना पैदा करता है। रक्तक्लाप्ता आमतौर पर शर्करा के कारण होता है दोस्तों। रक्त में लौह तत्व पाया जाता है दोस्तों। आप अगर लौह तत्व नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का या पोषक तत्वों का पूरे शरीर में प्रवाह नहीं हो सकता है। अगला है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। तो यह छोटी आंत दोस्तों टाइफाइड से प्रभावित होता है। अगला है, सर्वदाता रक्त समूह क्या है। तो सर्वदाता रक्त समूह दोस्तों वो है, ओ नेगेटिव को बोला जाता है, जो पूरे ब्लड, हम सभी ग्रुपों को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसका नाम ओ पड़ा हुआ, ओ नेगेटिव। और जो सर्वग्राही होता है, जिसका ए बी सभी का रक्त ले सकता है, तो उसे ए बी बोलते हैं, यह सर्वग्राही होता है दोस्तों। अगला है, RH फैक्टर संबंधित है। तो RH फैक्टर जो होता है दोस्तों, यह रक्त से संबंधित है दोस्तों। यह बंदर पे प्रयोग किया गया था, जो RH फैक्टर की खोज किए थे, उनका नाम था लैंड स्टीनर एवं बीनर ने किस पे किया था, लेसिन नाम के बंदर पर किया था। अगला है, रक्त को शुद्ध करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो किडनी करता है, आप लोग को बताया गया है। किडनी का जो भार होता है, इसमें 150 ग्राम की दिया गया, लेकिन 140 से 150 ग्राम तक किडनी का वेट होता है। रक्त एक विलयन है, जिसे क्षारीय बोलते हैं दोस्तों, और रक्त एक संयोजी ऊतक भी इसे कहते हैं। और हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, वह प्रोटीन होता है। आप लोग को बताया जा रहा है बार बार कि रक्त लाल जो रक्त होता है वो 3 प्रकार का होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट होता है दोस्तों। इनका जीवन काल जो होता है RBC का 120 दिन का होता है, WBC का कितना होता है, 2 से 5 दिन तक होता है। प्लेटलेट का दोस्तों होता है 8 से 10 दिन तक प्लेटलेट का जीवन काल होता है। दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पेस मेकर, जिसे यसे नोड भी बोलते हैं। इसी के कारण हार्ट हमारा क्या करता है, धड़कता रहता है दोस्तों। अगला है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो जो अशुद्ध ब्लड रहता है उसको ले जाता है हृदय की ओर, तो उसे शिरा बोलते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी होती है, उसे धमनी बोलते हैं दोस्तों। जब हमारा ब्लड अशुद्ध आता है हृदय में और शुद्ध हो जाने के बाद वो धमनियों के माध्यम से पूरी शरीर में प्रवाहित हो जाता है। जैविक सेवन क्या है, तो दोस्तों यह जैविक सेवन है, यह कृत्रिम हृदय होता है। जब हार्ट में जैविक सेवन लगाया जाता है, जिसे ये नोड बोला जाता है, उसे कृत्रिम द्वारा बनाया जाता है, और उसी को क्या करते हैं, जैविक सेवन बोलते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो रक्त के द्वारा। भी हमने आप लोग को बताया था, जो RBC होता है उसमें क्या होते हैं, लौह तत्व होते हैं, कणिकाएं होती हैं, उन्हीं के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। अगला है, सबसे छोटी अस्थि। तो दोस्तों, सबसे छोटी अस्थि क्या होती है और कहाँ पाई जाती है, यह कान में पाई जाती है दोस्तों, जिसका नाम है स्टेपिस। और कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों, और उनमें से सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस।
अगला है सबसे बड़ी अस्थि। तो सबसे बड़ी अस्थि क्या होती है दोस्तों? तो यह फीमर होता है दोस्तों, सबसे बड़ी अस्थि होती है और यह जांघ में पाई जाती है हमारी फीमर अस्थि। अगला है सबसे लंबी पेशी। तो दोस्तों सबसे लंबी पेशी होती है सर्टोरियस, और हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या अगर बात कर लिया जाए कुल तो 639 मांसपेशियां होती हैं, और सर्टोरियस को ही टेलर मसल्स भी कहते हैं, और इसे हनीमून मसल्स के नाम से भी जानते हैं सर्टोरियस को। अगला है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोग को बताया गया यकृत है दोस्तों। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें रह होती है, किस अंग में? तो यह यकृत में होता है दोस्तों, क्योंकि यकृत को अगर हम डोनेट कर देते हैं आधा काट के तो वो अपना जो होता है आकृतिक एवं शेप एंड साइज फिर से उसी आकार में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से अभी हमारे बिहार के लालू प्रसाद जी को उनकी बेटी के द्वारा लीवर डोनेट किया गया था, वो बहुत ही सराहनीय काम था। एक बेटी के द्वारा एक बाप को डोनेट करना बहुत बड़ी बात होती है, और लीवर को जब डोनेट किया जाता है तो इसमें जो लीवर होता है फिर से डोनेट करता का फिर से उसी शेप एंड आकार में हो जाता है। तो यह पुनरुद्भवन का काम करता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। अगला है सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो दोस्तों सबसे कम जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो यकृत, सबसे कम तो मस्तिष्क। दोस्तों मैं मस्तिष्क के बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ। जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, और जो संतुलन का काम करता है उसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और यह जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु रहता है, तभी उसकी तंत्रिकाएं विकसित हो जाती हैं। दोबारा टूटने के बाद वह विकसित नहीं होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस से। अगला है शरीर का सबसे कठोर भाग। तो सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का दोस्तों एनेमल भाग होता है जो सबसे कठोर होता है। यह अगर क्वेश्चन आ जाता है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो एनेमल होता है दोस्तों, जो दांत के ऊपरी परत को बोलते हैं। और दांत दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। अगला है सबसे बड़ी लार ग्रंथि। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि होती है। जो यह लार ग्रंथियां होती हैं टोटल 6 होती हैं, जोड़ी में 3 होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है सबसे छोटी WBC। तो सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट होती है दोस्तों। सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट होती है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है। WBC का सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी होती है WBC मोनोसाइट। इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पर्पस से, और हर एक एग्जाम में यह पूछता रहता है। और WBC में क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रक भी पाया जाता है, और RBC में नहीं पाया जाता है। अगला है सबसे बड़ी सिरा। तो यह सबसे बड़ी सिरा है दोस्तों इंफीरियर वेना केवा होता है, जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को लाने का हार्ट में काम करती है। अगला है RBC का जीवन काल होता है दोस्तों, तो 120 दिन का जीवन काल इसका RBC का होता है। अगला है अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेन जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था। अगला है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो DNA से संबंधित खोज के लिए इन्हें दिया गया था। DNA एक प्रोटीन होता है, DNA कहते हैं नहीं कि जांच करने पे इसका पता चल जाता है इनका अनुवांशिक किस अनुवांशिक यानी कि अनुवांशिकी के इनके पिता कौन है, माता कौन है, ये सब किसके द्वारा पता चलता है, DNA के द्वारा पता चलता है। और इनकी खोजकर्ता कौन है, हरगोविंद खुराना जी हैं। अगला है राइबोसोम्स को प्रोटीन की क्या कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। अगला है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। अगर हम जोड़ी की बात कर लिया जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला है
चेचक का टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक की खोज की थी। और चेचक जो होता है एक वायरस होता है। अगला है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। इम्पॉर्टेंट है और ये 5 से 6 लीटर के आवश्यक व्यक्ति में पाया जाता है। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में दोस्तों आरबीसी, सभी ब्लडों का निर्माण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सभी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हमारे हड्डियों के बीच में खोखला एक होता है। अगर आप लोग कभी देखे होंगे तो हड्डियों के बीच में एक जालीदार नुमा एक उसमें होते हैं छल्ला, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं, उसी में ब्लड का निर्माण होता है। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, यानी कि नवजात जो बच्चा शिशु बच्चा रहता है उसको 300, लेकिन जो वयस्क होते हैं उनके 206 हड्डियां होती हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, हो चुका है दोस्तों। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान में होता है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं, जो पसलियों की संख्या अगर टोटल बात कर लिया जाए तो 24 होती हैं, जोड़ी में 12 जोड़ी होती हैं दोस्तों। अगला है, आरबीसी लाल रक्त कण को कब्रिस्तान, यकृत और प्लीहा में होता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह, यकृत और प्लीहा को भी कहा जाता है दोस्तों। रक्त का जो थक्का बनने में विटामिन के क्या करता है? सहायता करता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। रक्त समूह एवं आरएच तत्व की खोज कार्ल स्टीनर ने की थी दोस्तों। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वग्राही कहलाता है, इम्पॉर्टेंट है। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता इसलिए कहलाया जाता है दोस्तों। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है दोस्तों। अभी आप लोग को एक औसत बताया था कि 250 से 300 ग्राम होता है, इम्पॉर्टेंट है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक है मानव फेफड़े। तो दोस्तों मानव फेफड़े के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि यह हमारा श्वसन तंत्र का मुख्य भाग होता है, जिसे बोलते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का क्या काम होता है दोस्तों? यह शरीर में ऑक्सीजन को लेना और छोड़ने का काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र बोलते हैं। और जो हमारा फेफड़े होते हैं वो प्लूरा के द्वारा क्या होते हैं? ढके होते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। प्लूरा एक झिल्ली होती है जो हार्ट को, हृदय को क्या करते हैं? ढके रहते हैं दोस्तों। अगला, फेफड़े को ढकने वाले आवरण को हम प्लूरा कहते हैं, ये तो आप लोग को पता चल गया है। लेकिन इसमें जो अंग भाग लेते हैं, जैसे हमारे अंगों में भाग लेते हैं श्वसन तंत्र में, नाक हो गया, लारिंक्स हो गया, फारस हो गया, ट्राकिया हो गया, ब्रोंची हो गया और लंग्स हो गया। ये सब श्वसन तंत्र के अंग हैं जो हमारे ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं दोस्तों। और जो ट्रैकिया की लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। आप लोग के एग्जाम के पर्पज़ से हम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 लाइनर कर भी बताएंगे, इनके बारे में डिफाइन भी कर रहे हैं। वीडियो में हम आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के पर्पज़ से मैं कराता चला जा रहा हूँ। अगर हम बात कर लिया जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो हम समान रूप से लेते हैं दोस्तों, तो 21% हम ऑक्सीजन को समान रूप से, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो ऑक्सीजन लेते हैं 21, और जब हम छोड़ते हैं दोस्तों तो 16% ऑक्सीजन को हम बाहर कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात कर लिया जाता है क्वेश्चन में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो क्या आप लोग सही करेंगे? फेफड़े सही करेंगे। ये आप लोग के एग्जाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, यानी कि गैसों का अदला बदली कहाँ होता है, तो एल्वेओली जो होती है, अंगूर नुमा गुच्छा होता है, वहीं पर हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों।
जो फेफड़े होते हैं, मनुष्य का दायां और बायां फेफड़ा छाती गुहा में स्थित होता है दोस्तों, लेकिन जो बायां होता है वो राइट की अपेक्षा छोटा होता है और राइट वाला बड़ा होता है लंग्स, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है और लेफ्ट साइड जो होता है लंग्स उसमें 2 लूप्स होते हैं और जो राइट साइड होता है उसमें 3 लूप्स होते हैं दोस्तों। और जो हमारा ट्रैकिया होता है, श्वसन नली होती है, उसमें 9 कार्टिलेज पाए जाते हैं, 9 कार्टिलेज नुमा एक छल्ले पाए जाते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पर्पज से। अगला है, मनुष्य में प्रत्येक फेफड़ा फुसफुस से घिरा होता है, एक पतली झिल्लीदार थैली, और प्रत्येक अपने मुख्य ब्रोंकस द्वारा श्वसन नली से फुसफुसी धमनी द्वारा हृदय से जुड़ा होता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, मनुष्य में श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग हैं, जैसे नाक हो गया, अभी आप लोग को बताए थे, और हमारा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फेफड़े, ये सब मुख्य श्वसन अंग के भाग हैं। फेफड़े रक्त से ऑक्सीजन जोड़ने और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए जिम्मेदार होता है। श्वसन के लिए गैस विनिमय संरचना के रूप में कार्य करते हैं। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नाक से वायु गले या ग्रासनली तक जाती है, मुंह और नाक से स्वर यंत्र तक शंकु के आकार का मार्ग बना रहता है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो स्वर यंत्र एक खोखली नली है जो श्वसन नली के शीर्ष से जुड़ी होती है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है। और अगला हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता रहता है, ये अगर हम पूछ ले स्पायरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, स्पायरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, यह हम आप लोग बताइए। यह श्वसन तंत्र का माप, जिसे जैविक क्षमता बोलते हैं, उसका मापन का काम कौन करता है, वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो अगर हम बात कर लिए प्राण आयु की बात कर लिया जाए तो उसे कौन से गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन को प्राण आयु बोलते हैं। और फेफड़ा एक हिस्सा है, तो यह श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूं, तो वीडियो में बहुत मेहनत के साथ बनाया जाता है, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।